हाँ जी गाइस, सो वी आर डन विद फेज 1 फाइनली. नाउ फेज 2 की बारी है. फेज 1 हमने मैनेज कर लिया. सुबह जल्दी उठकर, रात को लेट सोकर, ऑफिस बंक कर कर बहुत कुछ किया हमने फेज 1 क्लियर करने के लिए एंड वी मैनेज्ड इट समहाउ. काफी लोगों ने मैनेज कर लिया होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं. अब फेज 2 की बारी है. सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा, फेज 2 इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. इन फेज 1 यू हैड अ लॉट ऑफ लेवरेज कि ये छोड़ दें, ये कर लें, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ प्री डिटर्मिन्ड फिगर इन योर माइंड कि मुझे 40% लेने हैं, 30% लेने हैं, ओवरऑल 80 लेना है, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा. बट नाउ योर फेज 2 इज अ मेरिट बेस्ड एग्जाम. तो यहां पे फाइट अब अपने आप से नहीं है, अब दूसरों से हमारी फाइट है. हमें दूसरों को पीछे पछाड़ना है. ठीक है. और अगर आप इस वीडियो में मेरे से कुछ सुनने आए हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू लीव, व्हाट टू डू इन लास्ट 10 डेज, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा आंसर सिंपल है, घंटा. सब कुछ इंपॉर्टेंट है. देयर इज नो आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू सम सिंपल मैथ्स. देखिए, मेरा ये मानना है जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, they will be able to manage marks between 60 and 75. 75 के ऊपर भी कुछ महारथी हैं, वो तो सेलेक्टेड हैं, वो टेंशन ना लें. अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द सेम डिफिकल्टी लेवल व्हाट आई हैव बीन सीइंग इन सेबी आइदर इन 2020 और दिस ईयर इन 2022, 60 मार्क्स पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है सेलेक्ट होने की, अनलेस एंड अनटिल आप इंग्लिश में 85 प्लस ले आए. अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 60 मार्क्स पे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है, अनलेस एंड अनटिल यू स्कोर हाई इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश या इंटरव्यू में आप 15 में से 15 ले आए, लेकिन वो एक्सेप्शनल है. 75 पे इफ यू स्कोर 75 इन पेपर 2, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज ऑलमोस्ट 100. अगेन प्रोवाइडेड कि आप इंग्लिश में थोड़ा डिसेंट कर लें, वही एवरेज 65 मार्क्स ले आए और इंटरव्यू में भी कुछ ज्यादा उठक पटक ना हो. तो आप देख सकते हैं इन 15 मार्क्स में आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से 100% जा रही है. सो दिस इज व्हाट आई फील, विद इन दिस 15 मार्क्स लाइज योर सिलेक्शन. ये कोई भी ले आएगा, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जितना भी अभी तक उसने पढ़ा है, बेस्ड अपॉन दैट एनीबॉडी कैन गेट 60, बट only rarely people would be able to get 75, again assuming the kind of same difficulty level. तो जो ये 15 मार्क्स का डिफरेंस है ना, यही आपको तय करना है. That's why I'm saying in every mark your probability increases or decreases by 7%. So बहुत फाइट है, impossible नहीं है, but you have to be serious. Now it is not the time to think कि ये छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ. They can ask you damn anything in the exam. DMAC में, मतलब DMA IC में उन्होंने पूछा सी क्या नहीं है, कमिटमेंट और क्या कहते हैं उसको, कमिटमेंट और कॉन्टिजेंसी के कंसेप्ट पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा. ठीक है. तो ये देखिए, ये भी आपके कोर्स में ही दिया हुआ था, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट. The difference between them, contingent liability and commitment, was clearly explained in the course, but nobody read it. And in an exam, it looked like that this is the question from a different planet altogether. Most of the people left it. ठीक है. और मुझे भी नहीं याद था वैसे कि मैंने ही पढ़ाया है, but again, I am not revising through it on daily basis. It is you people who are revising through it on daily basis. At least you should have gone through it. You should have attempted this question. ठीक है. If you have read contingent liability and commitment, सीधा आंसर बन रहा था पेपर में. There was no confusion about that. तो मैं यही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं that if we keep focusing on ये करूंगा, ये छोड़ूंगा, I think we would be leaving something which we could have read in that time. इतना कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है. 2 महीने आप पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट 1 महीना आप आराम से कर सकते हैं. See, my role as a teacher finished maybe one day before phase 1. Now my role is to mentor you, is to coach you, is to motivate you. उसैन बोल्ट जब रेस भागने जाता था, उसका कोच उसको ये तो नहीं बोलता होगा कि पाँव ऐसे रखना, चेस्ट ऐसे रखना. That has been done and dusted. Now it's the time to show you some direction, to motivate you. And that's what I would be doing in this video. The first thing that I want to tell you that you should be doing, guys, ये ज्यादा पढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके, आई मीन यू आर नॉट गोइंग टू विन द वर्ल्ड. यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट.
एंड व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट, आपके पास ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट यू वुड क्लियरली फाइंड दैट इफ यू are getting 60 marks, you could have easily got 66 to 70 marks, provided आप अपनी रिटेंशन थोड़ा बढ़ा लेते, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सिली मिस्टेक्स पे काम कर लेते, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अप्लाई कर लेते। सबके साथ यही होगी। अगर आपके 55 हो रहे हैं, यू वुड रियलाइज यू वुड हैव इजीली गॉट 62 टू 66 मार्क्स। ये सबको लगा होगा आफ्टर फाइंडिंग द आंसर की you could have easily scored at least 6 to 7 or 8 to 10 marks in that paper with the same knowledge। ऐसा नहीं कुछ ज्यादा पढ़कर, with the same knowledge which you already had। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना था कि मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी थी। नॉट, बहुत क्वेश्चंस में लोगों ने नॉट मिस किया। आपको कौन पढ़ा सकता है भाई ये कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो? ये तो बता ही सकते हैं, और कितनी बार बता रहे हैं आप लोगों को, आप फिर भी गलत कर रहे हैं। ऑप्शंस पूरे नहीं देखे, या कोई चीज पढ़ी थी कंपनी लॉ में अब याद नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन टू दैट। यू आर द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यू हैव टू फाइट these problems and somehow come out with the solution। तो इंट्रोस्पेक्ट फॉर हाफ अ डे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे स्ट्रैटेजी बताने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी to think upon before you execute is to introspect। ये जरूर कीजिएगा। I am sure you will come out with 3 to 4 points। Implementing them will help you increase your score by at least 8 to 10 marks without having any extra knowledge what you had before phase 1। ठीक है, now कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ज्यादा मार्केट में है कि जी पेपर में ये आएगा ये आएगा। देखिए, सेबी इज मोर स्मार्टर देन यू। आई हैड बीन फॉलोइंग सेबी फॉर लास्ट नाउ 3-4 years and they will, like RBI, always surprise you। So do not base your study based upon phase 1 pattern कि जी phase 1 में कॉस्टिंग में से लीन आया था तो अब लीन आएगा, कभी नहीं आएगा। phase 1 में पेपर 1 में न्यूमेरिकल नहीं आए तो अब phase 2 में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 10, 12, 15 भी आ सकते हैं। तो डू नॉट बेस योर प्रिपरेशन जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द phase 1 पेपर। वो एक छलावा है आपके लिए, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, तो डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। मेरे हिसाब से phase 2 इससे भी ज्यादा थोड़ा टफ नहीं तो ट्रिकी जरूर होगा, एंड दिस पेपर वाज आल्सो ट्रिकी, इट वाज नॉट टफ। ठीक है, और जो मैंने पहले ही बताई उस चीज पे जरूर काम कीजिए कि इट्स नॉट अबाउट रीडिंग एंड रीडिंग। यू नीड टू ओवरकम योर सिली मिस्टेक्स, यू नीड टू लर्न टू अप्लाई द कंसेप्ट्स। मैनेजमेंट क्या थी यार? एप्लीकेशन थी। If you could apply what you had learned, if you would have solved some MCQs, you would have done that। And retention, पढ़ा था, हुआ नहीं, किस काम का वो पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ काम का तो तभी है ना अगर क्वेश्चन हो जाए। सो रिटेंशन पे जरूर काम कीजिए। अगेन यू विल रियलाइज व्हाट यू आर फॉरगेटिंग अगेन बाय इंट्रोस्पेक्टिंग। तो वो बहुत जरूरी है इंट्रोस्पेक्शन। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। मैं आपको 4 चैप्टर बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। I will be the biggest fool in the world, right? Because I want you to read everything and work upon these 3 things. Overcome your silly mistakes. Very high time for you to do this. Learn to apply your concepts. क्वेश्चन सीधे नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। तो जो भी लोग इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में रट्टा लगा के गए थे, दे ऑलमोस्ट फेल्ड अवे। एंड रिटेंशन, कंपनी लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, देयर इज लॉट टू रिटेन एंड यू कैन नॉट बी रिलैक्स्ड के हो जाएगा। उसको दिमाग में डालो, ऐसा डालो, ठोक ठोक के डालो कि अगले 1 साल तक वो बाहर ना आए। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, बाकी टाइम मैनेजमेंट की मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। दैट इज व्हाट आई फील कैन हेल्प यू एटलीस्ट डिवाइज सम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। रिवीजन बहुत जरूरी है, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर आप नॉन वर्किंग कैंडिडेट हैं उनके लिए आई वुड से दैट रिवाइज फॉर 4 hours a day। ठीक है, now spent 1.5 to 2 hours on descriptive English। I would be telling you later descriptive English how you can cover that। Leftover syllabus, now many of you would have left something or the other कि जी accounts बाद में पढ़ेंगे, economics बाद में पढ़ेंगे। Now it is right time to do that leftover syllabus। रिजल्ट का वेट मत करो। इफ यू आर श्योर और इवन डाउटफुल दैट यू विल क्लियर phase 1, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आप डाउटफुल भी हैं एंड यू डोंट क्लियर, मे बी योर एफर्ट फॉर दीज 3-4 days विल गो वेस्ट, बट इफ यू क्लियर दीज 3-4 days might change your destiny if you clear the final merit list।
ठीक है, तो ये 3-4 घंटे लेफ्ट ओवर सिलेबस है जो उसको जल्दी जल्दी अगले 7-8 दिन में खत्म करो। जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, जो भी चैप्टर छोड़ा है, ये राइट टाइम है। अगले 10 दिन में 3-3, 4-4 घंटे लगा के उसको खत्म करो। मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे हमें देने हैं, अभी भी जी बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। आई वुड सजेस्ट 1 आवर और 1.5 आवर्स फॉर द मॉक टेस्ट। अगेन मैं बार बार घुमा फिरा के उन्हीं पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं, ठीक है। रिवीजन के थ्रू रिटेंशन, मॉक टेस्ट के थ्रू एप्लीकेशन और ओवरकमिंग योर सिली मिस्टेक्स, वो 3 पॉइंट पे ही मैं घूम फिर कर आ रहा हूं। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको करना पड़ेगा, इग्नोर्ड सब्जेक्ट है बट स्टिल 1/3 वेटेज है, सो वी कांट जस्ट सिंपली इग्नोर इट। आई वुड बी टेलिंग यू लेटर हाउ टू कवर इट। तो मोटा मोटा ये कर सकते हैं, जो वर्किंग लोग हैं जी उनके लिए आई वुड से कि आप मॉक टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को वीकेंड्स पे ले जाएं और रिवीजन और लेफ्ट ओवर सिलेबस को करें डेली बेसिस पे, मे बी 2 hours here and 2 hours here, so you can manage your 4 hours in that way. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैसे करनी है? सी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में नाउ देयर आर 3 components: essay, précis and comprehension. First of all, the first step should be to learn the technicalities. Technicalities, rules, framework, whatever word you want to use, you have to learn that for writing an essay, précis and comprehension. In an essay, how to write a good introduction? Should we include data and facts in the introduction? How to conclude? Should conclusion be a summary or a synthesis? What are the points to be taken care in the body? वो आपको सीखना पड़ेगा. It seems very natural कि we do know that, but we don't know that till the point we read it. So इसको अच्छे से करो. Précis is again something technical. We don't know whether to write précis in a first form or a third form, whether to copy the exact lines from the précis, whether précis is a summary or summary is a different from something from précis. That all you need to have a clarity. And comprehension. Comprehension कोई बड़ी चीज नहीं है. We all have been doing that, I think, till 10th class. So you just need to get in touch with the comprehension again and do practice some comprehensions. ठीक है, तो हमें maybe in the first week after phase 1, which is right now running, you have to work upon this. Watch some videos in your course, or if you are doing self preparation on YouTube, there would be a lot of videos on essay writing, précis and comprehension. उसको जरूर देखें, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार देखें, so that you are clear about the ground rules that need to be used while writing a good essay, précis or comprehension. And after you have watched these videos 5 times, it would be the time to implement that. Implementation कैसे है? By actually practicing using a keyboard on our computer so that we can mock an online environment. तो उसके लिए I would suggest read editorials. ठीक है, you can read editorials in a financial newspaper or a non-financial newspaper, whatever. I mean, at least start. ठीक है, and after you have read an editorial, type it. लिखना नहीं है, टाइप करना है in a notepad on your computer. और ये कब लिखना है? After 2 to 3 days you have read an editorial. कई लोग क्या करते हैं, they read an editorial say on Monday and immediately within 1 to 2 hours, whatever they would have read, they would start typing in a notepad and they would kind of exactly replicate what was written in that editorial on their computer. उसका कोई फायदा नहीं है. It is just like vomiting what you had gulped 2 hours before. No, not that way. Practice in your own words and you will write in your own words, you will type in your own words rather if you write after 2 to 3 days. Have a gap of 2 days so that you only remember the points and use your own language. ठीक है जी, तो ये आप अपने एडिटोरियल्स को ऐसे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, précis की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, does not matter. If you have read an editorial, you can easily find out that what could be a probable essay topic based upon this editorial, or you can directly write a précis based upon that editorial. Then the third point I would tell is that write within time limit and word limit. This is also important. Maybe initially 2 to 3 days when you write, maybe you can ignore the time limit because we are not habitual to typing, right? But later, I've used the word write right here, but it is type actually. Type within the time limit and word limit. So later, after you have done practicing for say 2 to 3 days, type
within the time limit and the word limit. The time limit is almost like you will get 20 to 25 minutes for essay, because the total paper is of 60 marks, and rest 30 to 35 minutes you will get for Précis and comprehension combined, right? So in a way you will get 20 minutes each for essay, Précis and comprehension if I have to be distributed equally. तो ये 20 मिनट में essay, Précis और comprehension को try करें, and the words for essay should be around 250 to 300. It keeps on varying, and for Précis around 150 or 170. And once you have typed, check your grammatical and spelling mistake. You would be really surprised. You would be really happy, I would say, to see your spelling and grammatical mistakes, because there you would get a chance to improve upon that. तो ये ज़रूर करिएगा, ठीक है? Editorials पढ़िए, 2 दिन बाद type that in a notepad on your computer in your own language within a time limit, within a word limit, and do check your spelling and grammatical mistakes. If you can do this exercise on a regular basis or maybe on alternate days, आपको इससे बहुत फायदा होगा. First, your typing speed will improve. Your spelling and grammatical errors will almost go away. Your content structure and flow will improve. And last but not the least, since you are reading editorials, it will help you build some content for the essay topics in your exam. Ultimately, वही घिसे पिटे 30-40 टॉपिक्स हैं जिनमें से एक आधा ऐसे फंस ही जाएगा. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के बारे में हो गया. एंड इफ आई हैव टू टेल अबाउट ऐसे टॉपिक्स लाइक गाइज, ऐसे टॉपिक्स जनरली जो 4 टॉपिक्स आते हैं, 4 तरह के, व्हाट आई हैव एनालाइज्ड दिस. फर्स्ट इज they might give you any abstract topic like art and music. Then one topic would be based upon finance, economics, capital markets, like mergers and acquisitions, something like that. Then one topic on technology, communication, internet, like use of social media, use of technology in communication, all that. Then one on social issues like health, education, illiteracy, poverty, dowry, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये 4 एरियाज से मोटा मोटा ऐसे आएंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट वन. बहुत बिग डील नहीं है. इवन इफ यू प्रिपेयर आई थिंक 40-50 ऐसे टॉपिक्स, आपको कहीं ना कहीं इसमें से एक आधा यू विल गेट इन योर रेंज विच यू कैन डू. ठीक है, और बाकी मैंने प्रैक्टिस की बात की थी. आई थिंक 2 to 3 essay, Précis एंड comprehension यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद 5 से 6 मॉक टेस्ट दीजिए आप. Full length mock test, 60 minutes in which you attempt all the paper, right? Essay, Précis and comprehension. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, use keywords of different type. This is very very important. देखिए, when we are typing at home, what we use is say one keyboard. I am using this for example. Now when I type on this on regular basis, I'll get so used to it that I will find typing on it like a cakewalk. But suddenly if I give you a different keyboard, you will be in a problem, right? That happens usually. When you shift from your laptop to somebody else's laptop, you find that problem. So similar problem can happen to you in the exam also. When you shift from your keyboard to an unfamiliar keyboard, what happens is that you are not able to build the speed. So here I would request that you buy 2-3 different types of keyboards from the market. बड़ा वाला ले लो, छोटा वाला ले लो, छोटी कीज वाला ले लो, मोटी कीज वाला ले लो, whatever you can get, and try to practice on different type of keywords when you are practicing this essay, Précis, comprehension either independently or in the mock test. ये जरूर कीजिएगा. That's a very sage advice I am giving you, and you will remember me for this when you find in the exam that you are easily able to acclimatize yourself to the new keyboard. ठीक है जी. न्यूमेरिकल एक ऐसी फील्ड है जहां पे अगेन फेज 1 में नहीं ज्यादा कुछ पूछा गया, बट आई एम श्योर फेज 2 में आएगा. सो डोंट बी नेग्लिजेंट. एंड द फेज 2 न्यूमेरिकल टॉपिक्स एज यूजुअल, नथिंग स्पेशल, बट स्टिल आई नो दिस क्वेश्चन विल कम अप, सो आई हैव इंक्लूडेड इट हियर. फाइनेंस में बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स आर इंपॉर्टेंट. इन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी रेशियोज लगा लीजिए, या बजटरी मतलब पूरा जो बजटिंग पे चैप्टर है वो लगा लीजिए. देन इन अकाउंट्स, रेशियोज, कैश फ्लो एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं. सो ऑन दोज कंसेप्ट्स देयर कैन बी लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. एंड सिमिलरली अकाउंटिंग जो हम पढ़ते हैं, बाय बैक पे, राइट्स इशू पे, देयर कैन बी न्यूमेरिकल ऑन दैट. अकाउंटिंग इज बेसिकली डेबिट, क्रेडिट और न्यूमेरिकल नंबर्स, राइट? आई मीन, सो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कैन हैव one or other numerical in your exam.
But from costing and finance, I would request you to focus in these areas. Again, I know I'm a big fool when I'm trying to pinpoint कि अब यही कर लो, because I would otherwise say कि आप सारा करके जाओ. But still, if you have some constraints, at least इतना ज़रूर कर जाना. ये बहुत बहुत important है. और मेजर चीज what I'm trying to telling you is that do not leave the numerical part. Please, please, please. ठीक है. बाकी if you are still finding something difficult and you want to race through to cover something, revision series की है guys हमने अपने YouTube चैनल पे. For each subject we have taken 4 revision lectures, 4 for management, 4 for costing, for finance. तो total 24 lectures हमने लिए हैं, 4 lectures for each subjects. तो उन 24 lectures revision series को देख लेना. They are very helpful. I think उसमें से 10-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आए हैं. कंसेप्ट्स लगा लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए. सो इट कैन बी रियली यूजफुल टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स अगेन. इट विल हेल्प यू टू रिवाइज ऑल्सो. देन वी ऑल्सो कंडक्टेड मैराथन सेशंस, 1 फॉर ईच सब्जेक्ट, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो. ठीक है. इसमें एक सेशन में हमने 100 क्वेश्चंस कराए थे. मैराथन के हर एक सेशन में एक सब्जेक्ट पे 100 क्वेश्चंस कराए थे. सो यू कैन वॉच दीज सेशंस. नाउ वेयर टू गेट दीज रिवीजन सेशंस एंड मैराथन सेशंस? इफ यू गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो guys, there is a link given which will take you to the playlist of revision and marathon series sessions. Go to that playlist. All the lectures you will find it there. Don't worry. You don't have to go anywhere else. ठीक है guys? So that is what I wanted to tell you. And again, once again, before going, I would say, again I would repeat the same thing which I have been telling you for the past 3 months. ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं होगा. Ultimately, you have to give your best in those 40 minutes, and that will not come only from knowledge. That will come from execution, for which you need a good EQ, how to handle pressure, how to be stable in crunch situations, how to minimize your time while attempting the questions, how to make intelligent guesses. All this you have to learn. And introspect कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं. गलती आपको पता है, आप उसको पेपर पे अच्छे से लिखिए, उसको 5 मिनट पढ़िए, बार बार पढ़िए, so that it directly goes into your brain and you're stimulated to work upon it. ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है. मैं फिर यही कह रहा हूँ, you just need 75 marks to guarantee your selection. And if you are thorough with your syllabus, what you need right now is to improve upon your execution skills, to minimize your silly mistakes, rather take them to 0, to improve your retention, and to learn to apply whatever you know. Application and learning, there is a big gap in between that you need to fulfill, because there lies those 15 marks. That's the difference between 60 and 75 marks. Thank you guys. And before going, I would just like to announce that we are running 50% discount on our SEBI courses from 22nd till 24th of Feb. Right? So 22nd and 24th of Feb, 50% discount. You have to use code SEBI50. You have to use code SEBI50 to avail this 50% discount. Chaliye, have a nice day. Wish you best of luck. We will keep meeting over the next 20 days. I will be there for you as a mentor, as a coach, as a motivator, as a guiding light. I'll do whatever I can, but the ball is in your court now. If you clear phase 1, you are one of the most bright aspirants of India. You are in the top 10,000 among lakhs of aspirants who would be clearing phase 1. So do not take it easily. You have delivered. You worked hard on your preparation, but still the final frontier is yet to be won, and be ready for that. Give your best. We are with you. Bye bye. Have a nice day.